अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम छुपे खजाने लिए स्पेशल टीवी से कबीर हयात आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें बरकतें लुटा रहा है और ये बहुत पुरकैफ साआतें हैं जहां हम इबादत में मशगूल नज़र आते हैं। वहीं पे हमारा जो डाइट प्लान है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है और एक ऐसे डाइट प्लान को हम जन्म दे चुके हैं जिसमें हम आखिरी जो हमारा खाना होता है वो सहर का खाना होता है और फिर उसके बाद उससे हम एनर्जी जब इनटेक करते हैं 6 to 7 आवर्स की जो वर्किंग्स हैं हम उस खाने से जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं और उसके बाद दोबारा से हमें भूख लगती है, लेकिन हम खाना तो नहीं खा सकते क्योंकि रोज़े से हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शुगर डिपॉजिट्स रखे हैं, हमारे ऐसे गोदाम बना दिए हैं हमारे जिस्म के अंदर जहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर हम वो एनर्जी का सोर्स यूटिलाइज़ करते हैं। जब फ्यू आवर्स के बाद ये एनर्जी का सोर्स भी मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज़ हो जाता है तो फिर जो हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मादे हैं वो पिघलना शुरू होते हैं। तो अभी एनर्जी का ये सोर्स मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज़ नहीं होता और अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, हम अफ्तार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त अंदाज़ है और कहा जाता है कि साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, वो भी अपनी तहकीक से अब यहाँ पहुँची है कि ये जो रोज़े हैं, रमज़ान है, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इंडिविजुअल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और उनकी अपनी जो रिसर्चेज़ हैं वो इस चीज़ वाज़े तौर पे बताती हैं कि इंसान को इस अंदाज़ का डाइट प्लान 50 डेज़ इन अ ईयर लाजमी तौर पे रखना चाहिए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सके। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आज हमारे सामने अयां होती चली जा रही हैं और रमज़ानुल मुबारक के साइंसी जो फ़वाइद हैं वो भी हम यकीनन मुकम्मल तौर पे जानते रहते हैं और बहुत सी ऐसी रिसर्चेज जो हैं वो यकीनन आती रहती हैं और आती रहेंगी। लेकिन हमने रोज़ा रखना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि हम ये देखें कि हम कौन सा डाइट प्लान इनटेक कर रहे हैं। इस रमज़ान की पुरकैफ सातों में जहाँ सवाब जो है वो बढ़ा दिया गया, जो नवाफिल हैं उनका सवाब फ़राइज़ के बराबर कर दिया गया और जो फ़राइज़ हैं उनका सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया गया। तो इनसे मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम सेहतमंद हों और एक अच्छे अंदाज़ में ज़िंदगी जी रहे हों। और बहुत से लोग ऐसे हम देखते हैं, रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो तकरीबन इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है और इसी के साथ बहुत से लोगों की एनर्जी का लेवल अब वो नहीं रहा इबादत करने के हवाले से, एक्टिविटीज़ करने के हवाले से जो पहले 2 या 3 रमज़ान में नज़र आता था। तो इन तमाम तर चीज़ों की जो वजूहात हैं कि डाइट प्लान है कि हमें एक ऐसा डाइट प्लान लेना चाहिए जिससे हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें, जिससे हम इबादत के अंदर उसी अंदाज़ में मशगूल रह सकें जिस अंदाज़ में इबादत हमें करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कर सकें और रमज़ान से मुकम्मल तौर पे जो इस्तिफ़ादा है वो हासिल कर सकें, अपनी बख्शिश करवा सकें। तो इसी हवाले से आज जामे तौर पे हम जानेंगे कि रमज़ान में हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। मज़ीद हम ये जानेंगे डायबिटीज़ का जो इशू है मुआशरे के अंदर बहुत कॉमन है। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपने डाइट प्लान को किस अंदाज में मैनेज करें और फर्दर हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी इनटेक करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफ़िकली वो उनकी एक्टिविटीज़ उस अंदाज में नहीं रहती। रमज़ान में एक्टिविटीज़ जो हैं वो वर्किंग्स आवर जो है वो कम हो जाते हैं, ऑफिस में भी, स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी। तो अब हमें अपनी जो नींद है उसको कितना इनटेक करना चाहिए डे के अंदर और रात में जो एक थोड़ा सा चेंज आया है नींद के अंदर कि हम जो रूटीन के अंदर 8 आवर्स की नींद लिया करते थे अब वो नहीं ले पाते क्योंकि सहरी के लिए हमें उठना होता है। तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बहुत जामे अंदाज में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोनों जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप दोनों ही अपनी फील्ड्स के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में काम करती नज़र आती हैं और यकीनन बहुत सी फ़ीमेल्स का फ़ख्र हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में नौजवानों को, स्पेसिफ़िकली उन लोगों को जो बहुत सी डिजीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, उन तमाम तर लोगों को डाइट के हवाले से आप गाइड करती नज़र आती हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बिला ताख़ीर मेहमान की तरफ बढ़ूँगा। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल जामे अंदाज में गुफ्तगू करती नज़र आती हैं और अपनी फील्ड के हवाले से बहुत लॉयल नज़र आती हैं, बहुत ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है
वो आप लोगों को देती नज़र आती हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं तैयबा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आप डाइटिशियन हैं और माहिर ग़िज़ाइयात होने के साथ साथ आप बहुत से लोगों को यकीनन ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइड करती ही हैं, इसके साथ ही में हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को किस अंदाज में हम कंटिन्यू रखें रमज़ान के अंदर, इस हवाले से भी आप जो है वो बहुत सी चीज़ों को शेयर करती नज़र आती हैं। इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है सहर तस्कीन ने। आप भी डाइटिशियन हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ आपका ये है कि आप डिफरेंट ऑनलाइन वेबिनार्स के अंदर स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को इंगेज रखती हैं और मैं आपकी ये एक्टिविटी देखते यकीनन बहुत हैरान होता हूँ कि आप किस अंदाज़ में कोशिश नज़र आती हैं, रमज़ान हो या गैर रमज़ान। आप डेली बेसिस के ऊपर ऐसे सेशंस करती नज़र आती हैं जिनमें आप बहुत से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंगेज करती हैं और वहाँ पे उनको एडवाइसेस देती नज़र आती हैं, गाइड करती नज़र आती हैं और हेल्थ के हवाले से जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वर्किंग करती नज़र आती हैं। आज यकीनन आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी खुशकिस्मती है, ऐसे बहुत कुछ हम आपसे आज सीखेंगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी थैंक्स अ लॉट। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो हम यहीं से करेंगे। तैयबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तैयबा, क्या समझती हैं कि फ़ौरी तौर पे रमज़ान आने से यकीनन हमारा जो डाइट प्लान है वो चेंज हो चुका, डाइट प्लान के चेंज होने से इंसान की शख्सियत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? सबसे पहले और एक तो रमज़ान जो है हमारे लिए ब्लेसफुल मंथ है, ठीक है। नो डाउट। अगर हम इसको सुन्नत के मुताबिक लेके चले ना तो हमारी बॉडी में उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ही आते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल का ये दौर चल रहा है, लोग जो हैं चाहे वो यंगस्टर हैं, चाहे वो ओल्ड एज में या चाहे वो बच्चे हैं, सारी एजेस के जो पीपल हैं ये वेस्टर्न डाइट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न डाइट्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही हैं। अब रमज़ान है, रमज़ान की जो है मतलब है आपने खाना है तरीके से, ना कि ये घर का बना के ही खाएं, लेकिन थोड़ा अपने हाथ को होला रख के खाएं। ये नहीं है कि उस चीज़ को आप गलत तरीके से लेके चलें। अब रेगुलर अगर आप फ्राइड फूड्स लेंगे, जंक फूड खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका गट सिस्टम जो है वो एक ऐसी स्टेज पे आएगा, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले 10 दिन तो आपने उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर लिया है, मैदे ने उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है, फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर द 10 डेज उसके मैदे के जो है मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको डायरिया, मतलब मैदे के प्रॉब्लम से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। ज़्यादा पेशेंट्स इसी तरह के आ रहे हैं रमज़ान में, ऐसे ही हैं। और यूजुअली जो आजकल मैं जो डील कर रही हूँ वो डायरिया के होते हैं, जिनको ब्लॉटिंग होती है या जिनको कॉन्स्टिपेशन अक्सर हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो आपका डिहाइड्रेशन स्टेटस अफेक्ट है, ठीक है। आपने पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं किया इफ्तारी से सहरी तक, ठीक है। अब पानी का इंटेक यूजुअली हम जो है वो 8 to 12 ग्लासेस जो हैं वो रेकमेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 6 ग्लासेस एक्सीड होती है, लिमिट होती है मिनिमम, एटलीस्ट आप बोल रहे हैं। अगर वो रमज़ान में वो थोड़ी अफेक्ट वो वैसे भी हो जाती है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़े बहुत ही एक, चाहे आपका जो है आप आदी नहीं है, अलार्म लगा लें। मैंने पहले भी अपने बहुत से सेगमेंट्स में, कि आप किसी चीज़ को लेके नहीं आपको पता चलता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो आप अलार्म सेट कर लें। जब आप एक चीज़ का अलार्म सेट करते हैं वो आपकी एक ड्यूटी बन जाती है। चाहे आप उसको इग्नोर भी कर रहे हैं ना, उसका ये होता है कंसर्न के आपको क्लिक करता रहता है, अच्छा मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, मुझे ये चीज़ करनी है। वो ये प्रैक्टिस क्या होता है कि हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ठीक हो जाती है, चाहे वो खुराक को लेके है, मेडिकेशंस को लेके है या पानी को लेके है, ठीक है। अब हम अगर डिहाइड्रेशन को जो है ये अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? स्टार्ट के सिम्टम्स यही होते हैं कि आपके माउथ ड्राई होना शुरू हो जाता है, यूरिन का कलर जो है वो डल स्टार्ट हो जाता है, येलो स्टार्ट हो जाता है, स्किन ड्राई फील होती है, ठीक है। आपको इवन लेथार्जिक फील होना शुरू हो जाता है पानी की कमी की वजह से, ठीक है। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि आप खुराक के बगैर कुछ अरसा गुजार सकते हैं, पानी के बगैर नहीं गुजार सकते। पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब पानी अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई को प्रॉपर वर्क करने के लिए भी पानी चाहिए, ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए भी पानी चाहिए,
पानी ही नहीं आप अगर बॉडी को दे रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी, उसने डाइजेस्ट करना है, फिर एब्जॉर्प्शन में जाना है, फिर एक्सक्रीट आउट भी करना है, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत होती है। पानी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोडा लेना है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, नहीं, या फिर आपने कैफीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं। पानी का मतलब होता है सिंपल वाटर। हाँ, उसके अंदर आप थोड़ा सा ORS डाल दें अगर आप बीपी के इश्यूज़ नहीं हैं। अगर आप नॉर्मल आप हेल्दी हैं तो आप ORS यूज़ कर सकते हैं, गुलाबी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं पिंचेस फॉर्म में, नॉट इन द सेंस ऑफ द टेबल स्पून, ठीक है। इसका कंसर्न ये होता है कि जब आप सिंपल वाटर के साथ थोड़े सॉल्ट्स ऐड कर लेते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जब बॉडी में जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि सिंपल वाटर अगर आप इनटेक नहीं कर पा रहे तो आप उसमें कोई साल्ट्स ऐड कर लें, उससे जो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वर्कआउट करते नजर आते हैं। और ये तमाम तरह चीज़ें वो हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हम बहुत सी डिजीज़ से निकल सकते हैं। और जो माशरे के अंदर कॉमन है कि बहुत से लोग रमज़ान के इब्तदाई अयाम ही में डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, वो इनसे निकल सकते हैं। और कॉमनली ये कहा जाता है कि देखें, रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है हमारे ऊपर, लेकिन पकौड़े, समोसे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम अफ्तार इस अंदाज में करते हैं कि शायद ज़िंदगी का लास्ट अफ्तार है। और वो जब हम इनटेक कर लेते हैं वो तमाम तरह चीज़ें, तो फिर हम डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं और फिर जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं। सहर हमारे दरमियान मौजूद हैं। सहर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बल्क के अंदर जो हम इनटेक कर लेते हैं अफ्तार के अंदर बहुत सी चीज़ें, आप क्या समझते हैं ये जो एक माइंडसेट है इसको कैसे तोड़ा जाए इस मुआशरे से? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल जिस तरह से ओवरवेट, ओबेसिटी के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं और लोग ये समझते हैं कि फास्टिंग हम लोग करके जो है वो अपना वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमजान में ही हम बहुत सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी जो है 14 to 15 आवर्स जो है वो मुकम्मल फास्टिंग में होती है, लेकिन अफ्तारी के टाइम जो है वो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते और फैटी फूड्स की कंजप्शन ज्यादा कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने पकौड़ों की बात की, समोसों की, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल मना है, आप किसी भी सूरत में नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ और कम अमाउंट में, स्पेशली और घर के बने हुए होम रेमेडीज, जैसे डॉक्टर ताइबा ने बात की, डाइटिशियन ताइबा ने, कि आप फोकस करें होम रेमेडीज की तरफ, क्योंकि होम रेमेडीज में एक तो वही ऑयल जो है वो बार बार यूज नहीं होगा, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कमर्शियल घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके जो भी प्रोडक्ट के बाकी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी ऑर्गेनिक, नेचुरल होंगे। डेट्स वाई आप जो है वो बहुत सारी तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं रमजान में भी, लेकिन आपने पोर्शन कंट्रोल का लाजमी ख्याल रखना है। बहुत अहम बात की आपने। सहर, मजीद में आपसे जानना चाहूंगा, फास्टिंग के बाद फास्ट फूड खाना कैसा? फास्टिंग के बाद फास्ट फूड खाना ऐसा ही है कि जैसे आप एकदम से जो है अनहेल्दी फूड्स लेके जा रहे हैं बॉडी में, और स्टमक के, जैसे स्पेशली बहुत सारे गर्ड के पेशेंट्स होते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली रमजान में नहीं है, क्योंकि अफ्तारी के बाद भी हम तरावियां या नमाज, उसके बाद हमने लेट जाना है, सो जाना है, फोन यूज करना है, लैपटॉप यूज करना है, तो उस टाइम हम लोग जब लेट नाइट भी या अचानक से भी हम फास्ट फूड लेंगे, इससे स्टमक बर्निंग की कंडीशन सामने आ सकती है, खाया पिया आपका प्रॉपर वे से हजम नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली जो अनहेल्दी फैट है वो बॉडी में स्टोर होगा, तो फिर अमूमन ऐसा होगा कि भाई आप वेट लॉस करने के बजाय, वेट मेंटेन करने के बजाय वेट आपका गेन होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमजान में वेट गेन कर रहे होते हैं, जबकि फास्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और वेट लॉस हो रहा होता है बेसिकली। बड़ी ज़बरदस्त आपने यहाँ बात की। मज़ीद सहर ये बताइएगा, जैसे आपने बात की कि हमारी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं रमज़ान के अंदर उस अंदाज में नहीं कर पाते, मींस के फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो अब हमारा जो एक लाइफस्टाइल है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है, हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं वो भी रमज़ान में चेंज हो जाते हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, आप क्या समझती हैं कि रमज़ान के अंदर कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो हम कर सकें? जी बिल्कुल, पेशेंट्स भी बहुत सारे पूछ रहे होते हैं रमजान में, जिस तरह से फिजिकल एक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है। ये मतलब नहीं है रोजे का कि आप उसके बाद बिल्कुल ही लाइक अपने आप को लिथार्जिक फील करें। सहरी और अफ्तारी आप नेचुरल सोर्सेज से लें ताकि जो है वो आपकी ग़िज़ाइयत, आपकी कैलोरीज फुलफिल हो सकें। जहां तक रही बात फिजिकल एक्टिविटी की, तो वो आप सहरी से कम 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले उठ जाएं। उस टाइम आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज या कार्डियो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, या नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी में वॉक आ जाती है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। या ये कह लें कि फिर अफ्तारी के खाने के, रात के खाने के कुछ टाइम के बाद वक्फे से फिर आप उस टाइम करके सो जाएं और फिर आप सहरी के टाइम उठ जाएं। लेकिन मैं ज्यादा बेहतरीन टाइम यही कहूंगी कि सहरी से 1-2 घंटे पहले उस टाइम आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करें, वाटर इंटेक भी अच्छा करें, ताकि पूरे दिन जो है वो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। ज़बरदस्त बात की आपने। मज़ीद ये बताइएगा, सहरी से 2 घंटे पहले उठने का मशवरा यकीनन आपने ऑडियंस के लिए दे दिया। अब बहुत से ऑडियंस में और मुझ समेत बहुत से लोगों का एक ही सवाल है कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो तो आपने बहुत कम कर दिया, तो अब हम नींद कब इनटेक करें दिन में? देखिए, स्लीपिंग टाइम अगर रात में कम हो रहा है, हम लोग अगर रात में जाग रहे हैं सहरी के टाइम तक, तो दिन में ज़ुहर के बाद असर तक कुछ टाइम, क्योंकि आजकल जो रिसर्चेस न्यू हमारे सामने आ रही हैं, तो दिन में दोपहर में भी कम से कम 1 से 2 घंटे सोने में भी बहुत सारे फायदे बता रही हैं कि हार्ट इश्यूज जो है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रात के सोने के फवायद नहीं, आप दिन में भी कम से कम 1 to 2 आवर्स जो है वो डीप स्लीप ले सकते हैं, क्वालिटी स्लीप हो। अगर आवर्स कम हो रही हैं आपके रमजान में लाइक मसरूफियत की वजह से, काम की वजह से, तो आप जो है जितनी भी कम भी अगर ले रहे हैं, कम से कम 4 to 5 आवर्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नींद में खलल आ रही हो, आपका फोन ऑन है, बार बार कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं, या रूम की लाइट ऑन है। नहीं, आप फोकस करें क्वालिटी की तरफ, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की तरफ फोकस करें, ताकि आपके ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकें। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। तैयबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तैयबा, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हमारे मुआशरे के अंदर जो मज़हब की तरफ लोगों का रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, और जब रमज़ान आता है तो डायबिटीज़ के जो शिकार लोग हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ही रोज़ा रखना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर के एक मज़हब के साथ जो रुझान है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो ये बताइएगा, ऐसा करना कैसा, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है कि डायबिटिक को जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए रोज़े में। अब उसमें ये सीन होता है कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, ठीक है, आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन आप चेक एंड बैलेंस रहिए रेगुलर बेसिस पे। ये मत करें कि आपने एक दिन जो है वो ग्लूकोमीटर में जो है आपने चेक किया, 2 दिन आपने स्किप कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी। जिस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया, जिनका ब्लड शुगर जो लेवल है वो लो हो जाता है, ये इशू उनको रहता है, तो वो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि आप जब स्टार्ट वाले होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं, उसमें आपकी जो है रोज़ा रखने में आपको अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी डाइट जो है वो ठीक जा रही होती है, ठीक है। आप बाहर की चीज़ें नहीं ले रही, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स नहीं ले रहे। मतलब हाई ग्लाइसेमिक का मतलब है वो खुराक जो कि सफ़ेद चीज़ों से मुशाबहत हो, वो चीज़ें आपने नहीं लेनी। जैसे मैदा हो गया, जैसे आप ज़्यादा मीठी चीज़ें हो गई, ऐसे फल जो कि ज़्यादा मीठे या जिनके अंदर से ज़्यादा रस निकलता हो, वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी हैं। अब जो है हम अगर डायबिटिक को देखें तो जो प्री डायबिटिक और जो थोड़ा से और ऊपर चले जाते हैं, इनको हम कह देते हैं कि आप रख लें। लेकिन जो अपर स्टेज आती है, जिनकी शुगर अबव 250 रहती है, उनको फिर जो है चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है स्ट्रिक्टली। सुबह, दोपहर, शाम उनका चेक एंड अगर वो रखना चाह रहे हैं तो उनको अपनी डाइट पे भी फोकस फुली रखना पड़ता है। अब डाइट जो है रमज़ान में जो डायबिटिक्स की है वो ये होनी चाहिए कि 1 खजूर लें, ना कि 3 खजूरें लें, ठीक है। 1 खजूर आपने लिए। अगर आप पकोड़ा भी खाना चाह रहे हैं तो पकोड़ा आपने आलू का नहीं लेना है, आप पकोड़ा किसी जो है सब्ज़ी का ले सकते हैं। पालक आप उसमें इस्तेमाल कर लें, पालक के अलावा बैंगन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एट अ टाइम आपने 1 लेना है। ये नहीं करना कि इकट्ठे, जैसे हम पंजाबी लोग हैं तो 5-5, 6-6 इकट्ठे खा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये जो है 1 महीना है, ये रिकवर हो जाएगा। ये गलती आपने नहीं करनी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको कब्र तक लेके चली जाती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको कब्र तक ले जाती है, और अगर कब्र में आप जाना चाहते हैं तो फिर यही अंदाज अपनाएं जो आपने अपना रखा है। लेकिन अगर आप अपनी एहतियात करेंगे तो यकीनन कब्र में तो हमने जाना है, लेकिन वक्त पे ही जाना है। तो यकीनन इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अगर हम वर्किंग्स करें तो हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बिला ताखिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की ताइबा ने कि हमारे माशरे के अंदर हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते, हम डिसीजंस बहुत से लेते हैं कि हम इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को करेंगे, लेकिन उनका इनिशिएटिव नहीं ले पाते। और इसी बात को ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं गुजरते, जिसकी वजह से मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं, शहर की तरफ बढ़ते हैं। शहर बताइएगा कि बहुत सी चीज़ें हम करना जो चाहते हैं, डाइट प्लान को मुकम्मल तौर पे चेंज करना चाहते हैं, और आज आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत से लोग, बहुत से ऑडियंस ऐसे हैं जो डिसीजन ले चुके हैं कि आज से मिस शहर की डाइट ही को अपनाना है जो उन्होंने हमें गाइड किया। लेकिन कल जब आपका प्रोग्राम वो नहीं देखेंगे तो कल से दोबारा उन्हीं एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे जिससे पहले वो करते रहे जिन तमाम तर चीज़ों को। तो ये बताइएगा हम इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाते? जी, इन सब में सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का रोल है, वो है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इवन के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते अपनी लाइफस्टाइल के साथ। आई मीन टू से कि आपने कुछ थोड़े से टाइम के लिए कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर सुना है, कोई भी वीडियो देखी है, किसी सेलिब्रिटी को देखा है, कभी मैं इस जैसा बन जाऊंगा, बन जाऊंगी मैं, या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं कि 3 दिन में वेट लॉस करें या जी 7 दिन में बेली फैट कम करें, तो हम उस चीज अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जबकि हमारी विल पावर हमने अपने अंदर पैदा नहीं की होती। वो कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन होती है कि एक दिन आपने प्लान ले लिया, उसके बाद जी आपने 2 दिन फॉलो नहीं किया, तीसरे दिन दोबारा से आपको याद आया कि ओहो मैंने तो पेमेंट की थी, मैंने प्लान लिया था, फिर फॉलो कर लिया। तो ऐसे कभी भी आप कंसिस्टेंट जब तक अपने लाइफस्टाइल के साथ नहीं होंगे, तब तक आपकी इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रांग होगी, तब तक आप किस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकेंगे। और एक बहुत अहम बात की आपने यहाँ कथा कलामी की मासरत, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से यकीनन ये अयां है कि आप अपनी डाइट को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मैनेज करती हैं, और यही वजह है कि पिछले 10 साल से बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे लोग आपको देखते हैं और कमेंट्स में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं इस वजह से कि आप उन बातों पे खुद भी अमल करती हैं। तो आप अपना डाइट प्लान अगर शेयर कर सकें ताकि लोग मोटिवेशन भी ले सकें और आपकी अंदाज़े ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस क्वेश्चन। खैर, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आती है। एक हेल्दी मील प्लान वो होता है कि आप जो है वो डाइट सुबह दोपहर शाम जो भी आपने रूटीन रखी है उसमें आपकी ग़िज़ाइयत वाली वो लाइक ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, कैलोरीज कम हो। हम अनफॉर्चुनेटली कैलोरीज की तरफ फोकस कर पा रहे होते हैं कि एनर्जी इतनी मिल जाए, ठीक है, हमें लाइक न्यूट्रिएंट ग़िज़ाइयत मिले या ना मिले, एनर्जी आपको बर्गर शवारमे से भी मिल रही है, कैलोरीज आपको जंक फूड से भी मिल रही हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत, वाइटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स आपको वहां से नहीं मिल रहे। अगर मैं रमजान की अपनी रूटीन शेयर करूं तो मैं, या ओवरऑल अगर मैं अपनी रूटीन शेयर करूं लाइफस्टाइल की या डाइट प्लान की, तो अपनी ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का इनटेक लाजमी होता है। प्रोटीन ही हमारे एक कह लें मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि मसल बिल्डिंग भी कर रही है और हमारे जो लाइक हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत परफेक्ट है और हमारी काम पे कंसंट्रेशन बेहतर रह रही है। और साथ ही साथ दही का इस्तेमाल, योगर्ट जो कि प्रोबायोटिक है, उसका इस्तेमाल भी हर तरह के पर्सन को लाजमी अपने लाइफस्टाइल में रखना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ताकि बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा जा सके। उसके बाद दोपहर का खाना या उससे पहले की जो स्नैक टाइम आता है, तो उसमें आप पोर्शन कंट्रोल से कोई भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लिया करें। मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी कि जूसेस की तरफ नहीं जाना। वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स को हम जूसेस से मना कर रहे होते हैं, ठीक है, हाई शुगर होने की वजह से, लेकिन रा फॉर्म में जैसे अमरूद है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड कम है, वो ले। सीजनल फ्रूट जो भी आपने रा फॉर्म में लेना, जैसे एप्पल है छिलके के साथ लें ताकि आपको अच्छा फाइबर भी मिले। फिर आपने अपने लाइफस्टाइल में डाइट प्लान में या जो मैं ऐड कर रही होती हूँ, जो मैं अपना बता रही हूँ, तो आप कोशिश करें कि लाइक ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा रखें, बजाय ये कि आप जो है वो मीट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं या रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ जाएं।
कोशिश ज्यादा से ज्यादा आपने ये रखनी है। ये एक प्लान आइडियली है जो कि एक हर नॉर्मल पर्सन फॉलो करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल या वेट मैनेजमेंट कर सकता है आसानी के साथ। बहुत अहम बात की आपने। और नॉर्मली बहुत से लोग डाइट प्लान के हवाले से चीज़ें जानना चाह रहे होते हैं। अगर आप इसी चीज़ को अपना लें जो यहाँ पे सहर ने बात की, तो एक अच्छी ज़िंदगी को हम ना सिर्फ जन्म दे सकते हैं बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी में हम दाखिल हो सकते हैं। ताइबा मौजूद है। ताइबा, आपसे मज़ीद मैं जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड सेट है कि हम स्ट्रीट फूड को ज़्यादा जो है वो कंसिडर करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जिनकी न्यू न्यू जॉब्स होती हैं और पैसे आना जब स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है वो, या 2 ईयर या 3, जो स्टार्टिंग के 2 या 3 ईयर्स होते हैं, स्ट्रीट फूड को बहुत ज़्यादा अच्छा भी समझते हैं और इसके अंदर मुकम्मल तौर पे इंगेज हो जाते हैं। क्या समझती हैं, क्या नुकसानात हैं और कैसे अवॉइड किया जाए? इसके नुकसानात जो हैं स्ट्रीट फूड के इस तरह होते हैं कि आप जब इसकी तरफ फ़ौरन आते हैं तो आपकी बॉडी पे एक बैड इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्या होता है, फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है, चर्बी बनना जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। अब इसके जो इफेक्ट्स में आता है आपके जो है नालियों के अंदर वो चर्बी जब बनती है तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, आपको बीपी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपको जो है मैदे के प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली जिगर तक ये चीज़ें पहुंचती है क्योंकि जिगर ने ही जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाना होता है। जब कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो हाई चला जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके ऑर्गन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक चीज़ अफेक्ट होगी तो दूसरी चीज़ें भी जो है अफेक्ट होती हैं। आप जो है ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप नहीं लें, आप लें बट ऑन एंड ऑफ बेसिस पे, वीक बेसिस, जैसे आपने बात की वीकेंड्स पे आप ले लें, चीट डे कर लें, लेकिन रेगुलर बेसिस का जो है वो बैड इफेक्ट आता है। जो कि आपने बात की है, जो जॉब गोइंग है या स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, उनका यही इशू होता है कि या तो उनका सैलरी नहीं होती क्योंकि वो जॉब गोइंग नहीं है, और उनका ये होता है कि उनके पास पैसे इतने नहीं होते तो उन्हें रेडीमेड जो फूड मिल रहा होता है मैस से, तो वो अफेक्ट करना उनको शुरू हो जाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें हर्बल टीज़ जो होती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अब इनका मकसद ये है कि ये आपके वेट लॉस में नहीं, मैं अभी बता रही हूँ, ये आपके गट को क्लियर करने के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके टॉक्सिन जब रिमूव हो जाते हैं ना, जब बैड चीज़ें, जब वो जो फैट एक्यूमुलेट हुआ है, जमना शुरू हो गया, वो डिस्कार्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको बीपी के मसले नहीं आते हैं, आपको मैदे के मसले भी जो नहीं आते, क्योंकि जो है गट को लेके हम सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका बीपी को लेके हम दालचीनी का जो है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका अगर हम दालचीनी का जो है पानी इस्तेमाल करते हैं डिटॉक्स के फॉर्म में, जिनको माइग्रेन होता है वो दालचीनी रात को भिगो दें 1 टुकड़ा, ठीक है, और 1 गिलास में अंदर भिगो के रख दी, सुबह को आप उसको जो है वो लें सिप्स फॉर्म में, आप उसको जो है वो 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म करें। आप यकीन माने उससे भी जो है माइग्रेन या हेडेक का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बीपी में अगर मैं बात करूँ, माइग्रेन में बात करूँ, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, आपने 6 to 8 आवर्स की स्लीप रखी है, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स मोड में रहता है, उसके ऊपर लोड नहीं रहता। अगर आपने सोते हुए भी अपने आप को काम के अंदर ही, स्टूडेंट हो या जॉब गोइंग हो, उनका वो यही जो है लोड क्रिएट कर रहे हैं कि हमें अगले दिन ये टास्क हैं, ये कर, उसमें क्या होता है नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें आपके टास्क अगले दिन के भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन अफेक्ट होता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, आपकी जो रेगुलर की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं, वो भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को एक तो आप हफ्ते में 1 बार ले लें, अगर आपके मजबूरी है तो उसके साथ आप कहवे का इस्तेमाल लाजमी करें, और ये ना करें कि पूरे दोपहर, सुबह या रात ये 3 दिन की दवाई बना लें, ये नहीं। 1 दिन में मजबूरी है तो एक टाइम उसको खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कोशिश करें घर में मेस में खुद जाके जो है वो बनाएं, घर का खाना लेके जाएं जिसमें हाईली फाइब्रस फूड्स हों, उसके अंदर सैलड भी हो, क्योंकि एक लंच बॉक्स होता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट राउंड अबाउट जो है 1200 तक या 1500 तक आती है। अगर वो आप लेते हैं उसमें 1 खाने बने हुए होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें ये मकसद होता है कि 1 पोर्शन कार्ब का होता है, रोटी का हो जाए, 1 पोर्शन थोड़ा सालन का हो जाए, और 1 पोर्शन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का हो जाए। उससे ये होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल फुलनेस आती है, आपको भूख थोड़ी कम लगेगी, आपकी एपेटाइट पूरी रहेगी, ठीक है। और रोटी और जो सालन है वो फिर आप बाद में खा लें,
जब आपका छुट्टी का टाइम हो या फिर आप समझते हो कि अब मुझे खा लेना चाहिए, तो उस टाइम आप खा सकते हैं गर्म करके। तो ये अगर आप हैबिट रखेंगे, आपको ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं हार्ट से रिगार्डिंग या फिर बीपी से रिगार्डिंग या फिर जो जिनका गट का प्रॉब्लम रहता है, इवन दो जो डायबिटिक है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये हाई इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि एकदम इंसुलिन को स्पाइक पे लेके जाता है और आपकी शुगर अफेक्ट करती है। फिर जो है पेशेंट को एकदम टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती हैं, चक्कर आना उनको स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम उनकी तबीयत काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों से जो है हमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और मेंटेन रखना चाहिए। बड़ी अहम बात की आपने। ताइबा, मज़ीद ये बताइएगा, रमज़ान का पहला अशरा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका, जी बिल्कुल। बहुत से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके हैं। डिहाइड्रेशन को कैसे रिजॉल्व किया जाए रमज़ान में? रमज़ान में डिहाइड्रेशन को रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे पहली ट्रिक जो मैंने स्टार्ट में ही बताई थी कि आप सिप्स फॉर्म में अगर पानी ले रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी उसको स्लो करके एब्जॉर्ब करेगी। अगर आप पूरी बॉडी, अगर आप पानी ले रहे हैं ज़्यादा, उससे क्या करेगा, पानी आपने लिया है, बॉडी ने फ़ौरन निकाल दिया है, उससे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके इनटेक करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको सेंस क्या आ रही है कि मैंने एक गिलास पिए, आया कि वो मुझे फ़ौरन तो नहीं यूरिन पास हो गया। अगर वो इस तरह हुआ है, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है जो कि पेशेंट को जो है हम बताते हैं ताकि वो पानी को उस वे में यूज़ करें। फिर सेकंड मैंने बात की थी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, आप थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से वो कर सके। थर्ड जो है इसमें जो हम कर सकते हैं, पानी को हम डिफरेंट और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट वाटर है, बहुत अच्छा सोर्स है आपकी पानी की, बॉडी की जो पानी की कमी होती है वो उसको पूरा कर देता है। कोकोनट वाटर आप डायबिटिक को भी दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर आप बीपी के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। कोकोनट वाटर का कोई नुकसान नहीं, एक गिलास अगर पानी आप रेगुलर ले रहे हैं कोकोनट का, तो वो आपको जो है काफ़ी अफेक्ट करेगा पॉजिटिव। जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी रहता है, स्किन का प्रॉब्लम भी रहता है, वो कोकोनट से भी रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कोकोनट में ऐसे कुछ जो है एंजाइम्स होते हैं, ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, इवन तो आपके इंसुलिन को ये मॉडरेट करता है, ठीक है। इसके अलावा आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी का इस्तेमाल आप इस तरह नहीं करना है कि आपने उसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। लस्सी का मतलब ये है कि आप या तो उसको कच्ची लस्सी फॉर्म में ले लें, ठीक है, कि थोड़ा सा आपने दूध लिया, फिर उसके अंदर 90% आपने पानी ले लिया, आप उस तरह भी लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिंचेस फॉर्म में आपने सोल्ट जायके के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। या फिर आप अगर दही की लस्सी बनाना चाह रहे हैं तो उसको ज़्यादा थिक ना करें, नॉर्मल उसको रखें और मलाई के बगाड़ लें, ठीक है। तो वो भी जो है आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स, आपकी बॉडी की जो पानी की कमी है उसको पूरा करेगा और आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। डिहाइड्रेशन तब भी होती है जब आपने 5 घंटे या 3 से 4 घंटे का गैप रख दिए, फिर आपको डिहाइड्रेशन फील होना शुरू होती है। जो लोग वेट लॉस पे हैं, ये उनके लिए भी टिप है कि आपको जैसे भूख लगी है ना, आप पानी पी लें। पानी से क्या होगा कि आपका थोड़े अरसे के लिए भूख थोड़ी डिलेड हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी भूख डिलेड हुई है, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप फ़ौरन आपको अर्ज नहीं पैदा होगी कि आपने खाना जो है खाना है, क्योंकि जो वेट लॉस में होते हैं ना पेशेंट, उनको अर्ज होती है, जो डायबिटिक होती है उनको अर्ज होती है हम खाते रहें, क्योंकि जिस चीज़ से आप मना करते हैं ना, ये इंसानी फितरत है कि इंसान ने फिर उस चीज़ की तरफ जाता है, मेंटली उसका, साइकोलॉजिकली वो उस तरफ रुझान उसका हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को जो है अगर आपकी विल पावर, जैसे आपने बात की थी, विल पावर अगर आपकी है ना कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो उसका अल्टरनेटिव आप हल निकालें, ठीक है। आप अगर स्टार्ट में चाय नहीं छोड़ सकते हैं, आप स्टार्ट में बाहर का खाना नहीं छोड़ सकते हैं, आप स्लो करके छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद को अजियत देनी है, खुद को साइकोलॉजिकली एक अफेक्ट कर देना है, ज़बरदस्ती करनी है, तो उस चीज़ से क्या होता है, नुकसान होता है। आपका स्ट्रेस और आपका गट एक दूसरे से लिंक करता है। अगर आप खाने पीने में जो है वो कहेंगे कि मैंने नहीं खाना, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, और इंटरनली आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपका गट उस चीज़ को क्या करे, क्योंकि आपके सामने खाना है। कुछ ऐसे लोग हैं खाने में से नुक्स भी बहुत निकालते हैं, तो वो भी एक प्रैक्टिस गलत है। आपको खाना मिल रहा है, आप उसको शुक्र अदा करें
उस चीज़ के बारे में सोचें कि ये मुझे फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आपका ब्रेन और आपका गट एक दूसरे के साथ अटैच है। बड़ी ज़बरदस्त बात किया। तो आप इस चीज़ को जो है ना, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना वो रिलीज़ नहीं होंगे खाने के दौरान, और आपको जो खा पी रहे हैं ना वो खाया पिया लगेगा। अक्सर पेशेंट्स हैं जिनको खाया पिया लगता नहीं है और उनकी मदर्स कहती हैं ये खानदानी है, इन्नू तो खाया पिया लगता नहीं है, तो तुसी जो मर्जी दे दो। तो इसमें जो है कंसर्न ये होता है जब आपने पहले ही चीज़ को, ये चीज़ माइंडसेट बना लिया, वो चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत अहम बात की आपने, और ये एक मेंटेलिटी है जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि हम बहुत सी एक्टिविटीज़ जब करने लगते हैं पहले से उसके नताइज जो हैं वो हमारे जहन के अंदर मौजूद होते हैं, फिर यकीनन आपको वही नताइज मिलेंगे। और इस्लामी तालीमात भी ये हैं कि अच्छा गुमान रखा जाए किसी भी चीज़ के बारे में। जो भी आप काम करते हैं जब उसको अच्छे अंदाज में आप माइंड में रखेंगे तो यकीनन उसके अच्छे जो नताइज हैं वो भी आपको मिलेंगे, और बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आपको जो है वो पहुंच पाएंगे। सहर मौजूद हैं, सहर प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हेयर फॉल का जो इशू है बहुत कॉमन है हमारे मुआशरे के अंदर। आप क्या समझती हैं ये करंटली जो हमारा डाइट प्लान है या करंटली जो इंग्रेडिएंट्स हम इनटेक कर रहे होते हैं, क्या ये तमाम तर चीज़ें हमारे हेयर फॉल को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं? और दूसरा ये बताइएगा उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। हेयर फॉल का इशू भी बहुत ज्यादा जो है अमूमन बॉयज में भी गर्ल्स दोनों में ही देखा गया है। बॉयज में हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स, बहुत से मतलब ऐसे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ पे सेल का काम है, तो सेल के अंदर यकीनन कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, तो फिर इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो काइंडली इस हवाले से बहुत सी ऑडियंस है जो जानना चाह रही है, स्पेसिफिकली बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बहुत से सेल्स पर्सन हैं, तो काइंडली आप इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। रेशो बॉयज गर्ल्स दोनों में बहुत ज्यादा है। अमूमन ऐसा होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल ही खराब है, इवन कि आजकल जो है वो वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया, जैसे हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स हैं, बाजू का जगह चेंज करके किसी और हॉस्टल में शिफ्ट हुए, घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुए, तो पानी चेंज हुआ तो ऑफकोर्स हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, एक नेचुरल है। ठीक है, फिर साथ ही साथ हम जो केमिकल्स बेस्ड शैम्पू वगैरह यूज करें, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, उससे भी जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। या आपकी डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में, खुराक में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, या खुदा ना खास्ता जिंक जो एक मिनरल है हमारे पास, मैक्रो मिनरल है, तो भी हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है। यहाँ पे काइंडली इस चीज़ को वाज़ेह कीजिएगा, माइक्रो मिनरल की बात की आपने, ये हम कहाँ से इनटेक करते हैं, इसका सोर्स क्या है? जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने जिंक की बात की, विटामिन मिनरल्स का नेचुरल सोर्स हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, जहां से हमें विटामिन मिनरल्स भी मिल रहे हैं, फाइटोकेमिकल्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जिंक का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो हमारे पास सी फूड्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी हो गए, जैसे हमारे पास फिश भी नेचुरल हो गया, या हमारे पास जो हम बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं पोर्शन कंट्रोल से अमूमन, तो वहां से भी हमें जिंक मिल रहा होता है। अब डिपेंड करता है कि पर्सन को, पेशेंट को या पर्सन को हेयर फॉल हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। जब हम लोग रीजन तलाश करके उस पर काम करेंगे तो हम आसानी से जो है वो अपनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ सकते हैं। तारे मीरे का तेल जो है वो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। कि आपके बाल बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं, या बहुत रूखे हैं, और या किसी भी तरह के कोई डैंड्रफ है, ठीक है, ड्राई स्किन है, व्हाटएवर, तो आप वो यूज करें कंसिस्टेंसी से कुछ टाइम के लिए, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा चेंज जो है वो फील करेंगे अपने आप में। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मज़ीद सहर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड सेट है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम रमज़ान के अंदर हमारा जो डाइट प्लान है वो चेंज हो चुका है, ईद के बाद मुकम्मल तौर पे हम जो वो चेंज कर लेंगे इसको। तो ये बताइएगा, ये रमज़ान के अंदर जिस अंदाज में हम 16 to 17 आवर्स के लिए जो है वो अपने पेट को भूखा रखते हैं, आम रूटीन के अंदर भी क्या हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, या 11 जो मंथ बाकी रह जाते हैं? जी बिल्कुल, देखें फास्टिंग के हम लोगों ने बहुत सारे फवाइद देखे हैं, जैसे अभी आपने भी स्टार्टिंग में बात की। सेम ऐसे ही अगर कोई ओबीज पर्सन है, कोई क्रोनिक डिजीजेज है, किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है खुदा ना खास्ता, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये फिर भी मैं नहीं कहूंगी, या कोई भी डाइटिशियन ये नहीं कहेगी कि पूरे साल जो है वो आप फास्टिंग की हालत में ही रहो। नहीं, नेवर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, जो हमें फायदे हासिल हो रहे हैं फिर उसके बरक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपने किसी भी तरह की फास्टिंग करनी है, कोई भी मेथड आपने यूज करना है, तो वो आप डॉक्टर की, डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलें।
ताकि जो है वो आप आसानी से उसी कंडीशन में रहते हुए उस टाइम, जितना टाइम ड्यूरेशन है, जैसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, जैसे हम कहते हैं आपका वजन जो है 1 महीने में 5 से 6 केजी कम होगा, अगले महीने में हम इतना गोल सेट करते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने फास्टिंग भी करनी है तो आप अंडर द सुपरविजन ऑफ डाइटिशियन करें, ताकि जो है वो आपकी कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स, लाइक ग़िज़ाइयत, ये वो हर चीज मेंटेन करते हुए आपको नेचुरल वे से वेट भी मैनेज हो और साथ ही साथ जो है वो आप हेल्दी भी फील करें। ऐसा ना हो कि भाई हमने फास्टिंग की कंडीशन में रहना है, वजन भी कम कर लिया, देखने में हम अच्छे लग रहे हैं लेकिन हम अंदर से खाली हैं, कि बिल्कुल हमारे अंदर कोई कह लें कोई इम्यूनिटी नहीं है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं या लिथार्जी फील कर रहे हैं, काम पे कंसंट्रेशन नहीं है, बस ऐसे फिर रहे हैं, ठीक है, होश नहीं, अपना ही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत अहम बात की आपने। प्रोग्राम का दुरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ताइबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कोई स्पेसिफिक पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहें। रमज़ान है तो रमज़ान के महीने में यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और आपकी ईद अच्छी रहे और आपके अगले जो है दिन जितने आने हैं रमज़ान के वो अच्छे से गुजरें, आप इबादत अच्छी से जो है वो आपकी हो पाए, तो आप घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना जो है वो कम से कम जो है उसका इंटेक करें, अपने महीने में 2 से 3 बार खा लें, लेकिन घर में ही जो है घर की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वही बहुत अहम आपने ये बात की। और इस चीज़ को अगर हम अपना लें तो यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। सहर मौजूद हैं, आपके पास 5 सेकंड है, कोई पैगाम देना चाहें सहर आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा खा लें लेकिन अच्छा खा लें, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस्ड करें क्वांटिटी की निस्बत। क्वालिटी फूड को इनटेक करें ताकि एक क्वालिटी लाइफ जो है वो आप गुजार सकें और एक अच्छी ज़िंदगी अपनी प्रेजेंस की वजह से दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बन सकें। वो उसी सूरत में है जब हम सेहतयाब होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, तभी हम दूसरी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं। प्रोग्राम का दुरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनिए, और ये वो अंदाज़ है जिसको हम अपना लें तो एक अच्छी ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। इसी अंदाज़ के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।